गया है? बताओ आयुष, वेरी गुड। देखो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट की यानी हमारे कंट्री के गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो एक्चुअली रन कैसे करती है, हमारे यहाँ काम कैसे होते हैं। ठीक है, कोई ये बता सकता है कि कंट्री के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा? मैम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, मैम केवल प्राइम पार्लियामेंट, मिनिस्टर? मैम पार्लियामेंट। यस मैम पार्लियामेंट इज नॉट अ लोक डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट्स अ लॉ। मैम मैम प्रेसिडेंट। लोकसभा, मैम लोकसभा। लोकसभा तो इज पार्लियामेंट, साइनिंग लोकसभा सेम अथॉरिटी हिंदी नाम प्रेसिडेंट है। के पास होती है। हाँ? मैम प्रेसिडेंट होगा मैम, क्योंकि साइनिंग अथॉरिटी में प्रेसिडेंट के पास ही होती है किसी भी लॉ को पास करने। तुम लोग नहीं समझ मैम रहे। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और गवर्नमेंट की किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कंट्री रन कैसे करेगा वो ये डिसीजन एग्जीक्यूटिव लेते हैं। जुडिशरी जो लोग लॉ को नहीं मानते उनको पनिश करने का काम जुडिशरी करती है। और लेजिस्लेटिव लॉ को बनाने का काम लेजिस्लेचर करता है। जो हमारे यहाँ लॉ मेकिंग बॉडी है उसका नाम है पार्लियामेंट, यानी इंडिया में पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, जिसको हिंदी में लोकसभा कहते हैं। यानी लोकसभा का काम है लॉ बनाना। जो भी पार्टी जीत के इलेक्शन गवर्नमेंट बनाती है उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर के मिनिस्टर्स प्लस उनके सब मिनिस्टर्स यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस कंपनी, ये सारे हैं एग्जीक्यूटिव, और यही मेजर पॉलिसी डिसीजन कंट्री में लेते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैम फिर प्रेसिडेंट का क्या काम है? प्रेसिडेंट का काम वो है जो घर में बाबा का होता है। सारा काम मैम पापा बस करते साइन हैं मारो। लेकिन परमिशन तो बाबा से ही लेते हैं। सारा काम घर में कौन करता है? पापा, मम्मी। मम्मी पापा। लेकिन जब बाबा दादी इसके घर में कभी रहे हो तो पता है उनकी परमिशन ली जाती है ना, जा जाके आशीर्वाद लिया जाता है पैर छू करके। तो ये आशीर्वाद हमारे देने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। जब लॉ बन जाता है तो एंड में साइन होने के लिए उनके पास जाता है, क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेबल अथॉरिटी है। वो हमारी कंट्री के फर्स्ट सिटीजन है, समझ गए? मैम मीन्स वो मतलब मैम उनका काम बस उनके साइन पास करना। पॉलिटिकली पावर बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन उनकी इज्जत बहुत ज्यादा होती है। ओके मैम। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्डर अगस्त 13 1990 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, उसका नाम था ऑफिस मेमोरेंडम। सारे गवर्नमेंट ऑर्डर की तरह इस पे भी एक नंबर था, ये देखो ये है नंबर, और इसमें डेट लिखा हुआ था। जॉइंट सेक्रेटरी जो कि एक टेक्निकली आईएएस ऑफिसर होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, एक हमारी कंट्री में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, पानी की अलग मिनिस्ट्री है, जल जल विभाग जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अलग मिनिस्ट्री है, ट्राइबल्स के लिए अलग मिनिस्ट्री है, वीमेन के लिए अलग मिनिस्ट्री है, एजुकेशन की अलग मिनिस्ट्री है। यानी कौन कौन से सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट के ऊपर एक मिनिस्ट्री बनी हुई है। और सारे मिनिस्ट्री के अंदर जो मेन आईएएस अथॉरिटी होता है वो होता है मिनिस्टर्स, और उसको असिस्ट करते हैं ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो ऐसे एक ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग बोलते हैं, डीओपीटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल। ये काम करती है लोगों को हायर करने का। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल इज फॉर हायरिंग एंड गिविंग जॉब्स, अपॉइंटमेंट, समझ गए? तो उस तरह की एक मिनिस्ट्री के अंदर एक जॉइंट सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर दिया था। इट वाज क्वाइट शॉर्ट, ऑर्डर बहुत ही छोटा था, मिनिमम बेयरली एक पेज, मैक्सिमम एक पन्ने का ऑर्डर था। ऐसा एक ऑर्डिनरी ऑर्डर के जैसे लग रहा था, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल नोटिस भेजते हैं ना, उसी तरह उस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ने एक ऐसा नॉर्मल सा ऑर्डर निकाला जिसको नोटिस जैसा लगा लोगों को। गवर्नमेंट ने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे इश्यूज ऑर्डर करती है एवरी डे। तो ये सब में सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि गवर्नमेंट को जब कोई काम कराना होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए ऑर्डर्स निकालती है। ठीक है, नॉर्मल पेज के जैसे हमारे सोसाइटी में जब पानी नहीं आ रहा होता है तो नोटिस बोर्ड पे नोटिस छप जाता है आज पानी नहीं आएगा, ये काम मेंटेनेंस वाले करते हैं। उसी तरह सरकार के जो लोग होते हैं जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करानी होती है, जिस जिस भी चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो वाली मिनिस्ट्री एक छोटा सा पन्ना वन्ना निकाल के चिपका देते हैं, या फिर नेट पर वायरल हो जाता है, वो अपनी साइट पर अपलोड कर देते हैं, उससे लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग का, ये देखो लिखा है डिपार्टमेंट, डीपीटी फॉर डिपार्टमेंट फॉर पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन दी सिविल सर्विसेज, समझ गए?
यानी 27% ma'am. ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा। ये ऑर्डर था। ये जो रिजर्वेशन था ये एक रिपोर्ट थी, उसका नाम था मंडल कमीशन। जब सिंपल सी बात ये समझो कि जब भी गवर्नमेंट को किसी चीज पे कोई डाउट होता है तो वो हमेशा कोई ना कोई कमेटी बैठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत वायरल हो गया कि इस गांव में बहुत सारी लिंचिंग हुई, यानी बहुत सारे हिंदुओं ने बहुत सारे मुसलमानों को मार डाला, समझ गए। तो गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, बना के भेजेगी कि जाके देखो क्या सच में ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही 90s के एरा में, बहुत बेसिक बता रही हूँ, ये समझ गए तो सब समझ गए। 90s के एरा में एससीज को, देखो शेड्यूल कास्ट को तो पहले से ही रिजर्वेशन था 23%, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो तो बाबा अंबेडकर जी भी उन्हें बहुत सपोर्ट करते थे, भीमराव अंबेडकर, और ऐसा मानते थे कि उनको अछूत बोला जाता था, तो उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, तो स्टार्टिंग से ही उनको 23% का रिजर्वेशन दिया गया था। यानी अगर 100 पोस्ट निकलेगी गवर्नमेंट की तो उसमें 23 पोस्ट रिजर्व्ड रहेगी एससी कम्युनिटी के लिए, उसमें वही लोग नौकरी कर सकते हैं, समझ गए। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस जो एससी कम्युनिटी के अलावा बैकवर्ड तो थी, लेकिन वो कास्ट वाइज शेड्यूल कास्ट नहीं थी, उनको रिजर्वेशन बहुत लेट मिला, ठीक है। तो ऐसा बीच बीच में बहुत बार ये लोग धरना प्रदर्शन करते थे, सड़कों पर निकलते थे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे कि हम लोग इतने पिछड़े हैं, आप हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, कमीशन का नाम रखा मंडल कमीशन। मंडल कमीशन को बोला गया कि आप ये रिकॉग्नाइज करिए कि कंट्री में कौन कौन सी कम्युनिटी है जो पिछड़ी हुई है, जो उनके जिनका ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो एससी नहीं है, समझ गए। यानी वो एससी कास्ट Yes. को बिलोंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी हम उन्हें बैकवर्ड कह सकते हैं। उसमें एक कम्युनिटी है पटेल, ठीक है। दूसरी अभी सुनते होंगे बहुत जाट, वो भी अब ओबीसी हो गए हैं। उसके अलावा यादव, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज जो ऐसी कम्युनिटी नहीं थी, यानी जो अछूत कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको हम बैकवर्ड कह सकते हैं क्योंकि वो दूसरों से पिछड़ी हुई है। तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में बोला कि हाँ, ऐसी कुछ कम्युनिटीज हैं, उनके सरनेम सो है, फॉर एग्जाम्पल पाटीदार, अहीर, यादव, पटेल, सिंह, ऐसे बहुत सारे सरनेम उन्होंने निकाले और उन्होंने बोला कि ये कम्युनिटीज हैं, ये दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा पिछड़ी हुई हैं, तो हम इन्हें 27% रिजर्वेशन दे सकते हैं, समझ गए। Yes, ma'am. और ये वही मेमो है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने निकाला है कि 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड कौन है, शेड्यूल कास्ट के अलावा जो अदर बैकवर्ड बच गए हैं, समझ गए। तो ओबीसी का नाम अभी तक तुम्हें नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओबीसी का फुल फॉर्म, ओबीसी नाम जरूर हमेशा सुना होगा ना, एससी कम्युनिटी, एससी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी। एससी इज फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जिनको हम हरिजन कहते हैं। गांधी जी ने जिन्हें हरिजन बोला, बहुत लोग डेरिवेटरी टर्म भी इनके लिए यूज करते हैं, जो मैं यहाँ नेम नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इन केस अगर तुम्हें कभी मिले और कोई इस तरह की बातें बोले तो मतलब वो बुरी बात बोल रहा है। जैसे चमार है ना, इस तरह का टर्म है, जमादार, इस तरह की जो कैटेगरीज हैं, इनको हमने शेड्यूल कास्ट रिकॉग्नाइज करा हुआ है। बहुत सारे लोग इन्हें लुहार, इन सबको बहुत डेरोगेटरी नजरों से देखते थे क्योंकि ये छोटा काम करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर जो पॉट होल्स को साफ करते हैं, समझ गए। तो इस तरह की कैटेगरीज एससी शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल ट्राइब वो कैटेगरी है जो ट्राइब है, यानी जो जंगलों में रहते हैं, दूसरे मेन स्ट्रीम से बहुत अलग है। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, बैगा है, संथाल रिवोल्ट के बारे में सुना होगा कभी तुम लोगों ने। ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं, मेन स्ट्रीम से उनका अटैचमेंट उतना ज्यादा नहीं है। कुछ लोग उसमें से शहरों में भी रहते हैं, लेकिन वो फिर भी ट्राइब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के टाइम भी ट्राइबल ही थे। तो ट्राइब्स हमारी कंट्री में ट्राइबल ऑलमोस्ट 10% है, यानी अगर हम 135 करोड़ हैं तो लगभग 13 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो एससी एसटी को भी रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो एससी एसटी को मिला के रिजर्वेशन इज 23%, ये मिला हुआ है, इनको ऑलरेडी गिवन है। अब इनके बाद भी कुछ कास्ट बचती हैं, जिसमें बनिया की छोटी कैटेगरी कुछ है, कुछ लोग यादवों की कैटेगरी से हैं, पटेल हो गए, पाटीदार हो गए, मोदी जी खुद ओबीसी कैटेगरी से हैं। तो ये सारी कम्युनिटीज बैकवर्ड है, लेकिन ये अदर बैकवर्ड है, यानी एससी एसटी में नहीं आते, लेकिन फिर भी हम इन्हें बैकवर्ड कह सकते हैं क्योंकि मे बी इनकी एजुकेशन उतनी नहीं कराई गई है, समझ गए, और इनको डिसएडवांटेज रहा है जनरल कैटेगरी के कंपैरिजन में। यानी कि जनरल कैटेगरी कौन है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियाज हो गए, उसके अलावा
बनिया की भी कुछ कैटेगरी जनरल होती है, लालाओं की कैटेगरी श्रीवास्तव ये भी जनरल है। तो जनरल कैटेगरी के अलावा जो बच गए हैं लेकिन शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आते, लेकिन वो पीछे रह गए हैं, उनको बोलेंगे अदर बैकवर्ड। यानी वो बैकवर्ड है लेकिन अलग तरह के बैकवर्ड है, और उनका नाम है अदर बैकवर्ड क्लासेस। अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्चुअली में बैकवर्ड नहीं है, यानी उनकी वो कास्ट के हिसाब से बैकवर्ड नहीं है, वो सिचुएशन के हिसाब से बैकवर्ड है। इसीलिए इस कैटेगरी में जो लोग एक सर्टेन इनकम के ऊपर कमाते हैं उनको ओबीसी नहीं मिलता है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यादव हैं लेकिन आप वैसे तो ओबीसी कैटेगरी में आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट आपको ओबीसी कोटा नहीं देगी। यानी ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है कि जो लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, भले ही उनकी कास्ट को अदर बैकवर्ड बोला गया हो, लेकिन अगर वो ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। किस किसको क्लियर है? यस मैम। और Yes, सेम चीज हमें जनरल में भी रिकॉग्नाइज करी है कि भले ही इंसान जनरल कैटेगरी का हो, लेकिन अगर पैसा उसके पास नहीं है तो उसको हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड बोलेंगे। और जिसके लिए अभी पिछले साल 10% की, पिछले साल 10% रिजर्वेशन दिया गया है। किसको पता है? यस मैम, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी इंट्रोड्यूस की गई है, यानी ओबीसी में क्रीमी को नहीं मिलेगा, लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर जो इकोनॉमिकली वीकर है, जिनके पास पैसे नहीं है, उनको भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है पिछले 2 साल पहले। तो जनरल कैटेगरी के पास भी रिजर्वेशन है, बट पैसे के बेसिस पर है कि आपकी इनकम इतने इतने से कम होनी चाहिए, आपका घर इतने स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, समझ गए। तो ये पूरा रिजर्व, हाँ बेटा। मैम आईआईटी में मैम गर्ल्स को मैम 11% रिजर्वेशन है, तो मैम वो किसी भी कास्ट की हो सकती है? हाँ, गर्ल मतलब गर्ल, किसी भी कास्ट की हो सकती है, ओके मैम। ठीक है। और जो गर्ल होके भी SC ST हैं कैसे कर वो बहुत फायदा हो जाता है। ओके, रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। तो यह एक इस तरह का मेमो है जो गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है। तो गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे मेमोरेंडम निकालती है जिसमें वो बातें बोलती है जो गवर्नमेंट को पब्लिक को कन्वे करना है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने ये निकाला था क्योंकि डीओपीटी सिविल सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। सिविल सर्वेंट्स की जितनी भी उनकी रैंकिंग, प्रमोशन और जितना भी रिजर्वेशन है वो सब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ही हैंडल करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो ये हैंडल करता है, एक मिनिस्ट्री है जो स्पेशली अपॉइंटमेंट्स पे डील करती है, हायर ऑफिसेस पे डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए बनाई गई है, जो उनके सारे रिजर्वेशन से लेके उनके ट्रांसफर और उनके प्रमोशन, इन सब की चीजों से डील करती है। तो डीओपीटी ही सिंस इस डिपार्टमेंट से डील करती है, तो ये ऑब्वियसली ये मेमो डीओपीटी ही इशू करेगी क्योंकि ये सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो डीओपीटी ने जो मेमो इशू किया उसमें उन्होंने रिजर्वेशन की बात करी। इससे हमें क्या पता चलता है? इस मेमो ने हमें ये बोला कि 27% ऑफ द वैकेंसी जो कि सिविल पोस्ट में आएंगी, यानी यूपीएससी के एग्जाम में जो 27% रिजर्वेशन की होंगी वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी को जाएगा। यानी 23% रिजर्वेशन ऑलरेडी था, 27 और दे दिया तो इट मेड इट 50%। इसीलिए जनरल की सीट बची केवल 50, ठीक है। अब इस 50 पे भी 10% ईडब्ल्यूएस लग गया है, तो अब टेक्निकली 40% तुम लोगों के लिए 40% बचा है। जो लोग ओबीसी और तुम में से कुछ होंगे भी तो भी क्रीमी लेयर होगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। केवल अगर SC SC कम्युनिटी को हो तभी मिल सकता है, लेकिन उसमें भी अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो SEBC is another name for those people who belong to the caste that are considered backward by the government. तो अदर SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वो कैटेगरी है जिनको गवर्नमेंट मानती है कि ये बैकवर्ड रह गए हैं। ऐसे लोगों को बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन, जब ये रिजर्वेशन दिया गया तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इसके पहले ये जो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन है वो केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही मिला हुआ था, है ना। टिल देन वाज अवेलेबल टू ओनली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। लेकिन अब तीसरी कैटेगरी जिसको SEBC या OBC भी कह सकते हो, इस कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया मंडल कमीशन ने और 27% कोटा इनको भी दे दिया, समझ गए। यानी कि अगर 100 जॉब पहले निकलती थी तो इसमें केवल 23 रिजर्व्ड थी SC एंड ST के लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, जिसमें ट्राइब का कोई भी आदमी जा सकता था,
शेड्यूल कास्ट का कोई भी हरिजन आदमी जा सकता था। यानी केवल 77 पोस्ट बचती थी और इस 77 पोस्ट पे जनरल एंड ओबीसी दोनों फाइट करते थे। फिर मंडल कमीशन, ये वाला मेमो आया जो अभी अभी तुमने देखा है, और इसके बाद से 27 जॉब्स ओबीसी को दे दिया। अब कितने हो गए? 23 जॉब पे केवल एससी और एसटी कैंडिडेट ही जाएगा, 27 कास्ट जॉब पे केवल ओबीसी कैंडिडेट ही जाएगा, यानी अब बच गई 50। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए अब बच गई 50 पोस्ट। क्लियर है? मैम हम्म, मैम जो जनरल कैटेगरी के लिए 50 बची उनमें भी ओबीसी और एससी एसटी कंटेस्ट कर। अगर वो रैंक पे आए तो फाइट कर सकते हैं, ओके ये कैच है इसमें। जनरल कैटेगरी में कोई, जनरल को जनरल इसीलिए कहेंगे वरना वो भी रिजर्व नहीं हो जाएगी अगर जनरल में केवल जनरल कैटेगरी वाले ही फाइट करेंगे। वो ओपन कैटेगरी है, यानी ऐसा नहीं कि बचे हुए 50% में केवल जनरल वाले जा सकते हैं, बचे हुए 50% में कोई भी जा सकता है, एससी एसटी ओबीसी जनरल। बचा हुआ 50% सबके लिए है, लेकिन उनके वाले, ये वो बात हो गई कि तुम उनकी चॉकलेट नहीं खा सकते, लेकिन वो तुम्हारी चॉकलेट खा सकते हैं अगर वो छीन पाए तो। समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, डिसीजन मेकर्स। तो अब क्या है, हु डिसाइडेड द इशू ऑफ दिस मेमोरेंडम? ये तो पता चल गया कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन क्या लगता है कि ये इतना बड़ा डिसीजन किसने लिया होगा? क्या ये उस जिस आदमी ने इस पे साइन किया, क्या उसने ये डिसीजन लिया होगा? जिस ऑफिसर को ये बोला गया कि ये जाके जनता को बता दो, क्या उसने ये डिसीजन लिया होगा? नो मैम। नो किसने लिया होगा? मैम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड सम मेन पॉइंट कि इतना बड़ा, अब ये एक डिसीजन है, गेस करना है कि बताओ इतना बड़ा डिसीजन किसने लिया होगा। अब हमें 3-4 मैम पॉइंट पता है, फिर देखेंगे किसने लिया। एक पॉइंट तो ये है कि कंट्री का प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द कंट्री, और सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी उसी को माना जाता है, यानी जब तक उसका साइन नहीं होगा तब तक किसी भी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। समझ गए? यानी साइन तो प्रेसिडेंट ने किया होगा। अगला है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंट पावर, लेकिन डिसीजन लेने का राइट तो प्राइम मिनिस्टर के पास में है, यानी डिसीजन तो प्राइम मिनिस्टर ने किया होगा क्योंकि लिखा हुआ है ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन, यानी प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया होगा और प्रेसिडेंट ने साइन किया होगा। पार्लियामेंट का भी रोल है क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अकेले डिसीजन नहीं लेना है, लोकसभा के मेंबर का भी उसमें डिसीजन होना चाहिए। तो फिर लिया किसने? बताओ। बताओ बताओ। मैम एग्जीक्यूटिव, मैम ऑल द थ्री पावर्स ऑफ द कंट्री। मैम पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड यही। पढ़ो। क्या लिखा है दूसरा पॉइंट? यूनियन यूनियन कैबिनेट। ओके, तो अब एक बात समझो, अपने दिमाग में बैठा लो, कंट्री का कोई भी बड़े से बड़ा डिसीजन हो, प्राइम मिनिस्टर कभी उस डिसीजन को अकेला नहीं लेता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तभी तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक मेजॉरिटी पार्लियामेंट के 50% से ज्यादा मेंबर उसे सपोर्ट करते हैं। समझ गए? तो जो भी डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट लेती है, पहली बात, लॉ गवर्नमेंट नहीं बनाती, गवर्नमेंट कंट्री के डिसीजन लेती है, और वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में लिया जाता है। जैसे टीम इंडिया मैच जीतती है तब भी जो ट्रॉफी है वो तो कोहली के हाथ में ही दी जाती है, लेकिन क्या कोहली अकेले खेल के जिता देता है पूरा मैच? अरे बोलो ना। नो मैम। बॉलर बॉलिंग नो करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर के नाम पे इशू होता है, बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसीजन लिया, जैसे बोलते हैं कि कप्तान धोनी जीत गए या हार गए, लेकिन प्ले अंदर क्या होता है, पीएम प्लस लोकसभा के जितने लोग बैठे हुए हैं बाई 2,
यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के पार्टी के सपोर्टर्स ये मिल करके एक डिसीजन लेते हैं कंट्री के लिए। अगर प्राइम मिनिस्टर अकेला भी बोले कि मुझे यही लेना है और बाकी लोग अगर उसे सपोर्ट ना करते हो तो प्राइम मिनिस्टर को तुरंत रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। यानी सबसे बड़ी बात जो डेमोक्रेसी में चलती है, एक प्राइम मिनिस्टर तभी तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक उसे प्राइम मिनिस्टर माना जा रहा है। जब तक सारे लोग ये अग्री करते हैं कि इसे प्राइम मिनिस्टर बने रहना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर तभी तक प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर का कोई इलेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? नो मैम। हमारी कंट्री में क्या तुम कभी वोट देने जाते हो कि इसको हम पीएम बनाना चाहते हैं? मैम फिर सिलेक्शन कैसे होता है? हम वोट देते हैं हमेशा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम पर। जिस पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा जीतते हैं, वो पार्टी आपस में डिसाइड करके किसी एक को पीएम बनाती है। यही होता है ना? तो वो यस जब मैम। तक सारे लोग मिलके डिसाइड करेंगे कि ये पीएम बनेगा, उसके लिए सारे लोग का एग्री होना भी तो जरूरी है कि इसे पीएम बनाना है। जिस यस दिन ये सारे लोग एग्री करना बंद कर देंगे, उसी दिन पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी जिस दिन पीएम के अंदर नो कॉन्फिडेंस किसी ने लगा दिया कि हमें इस पे भरोसा नहीं है, चाहे वो उसके ही पार्टी के मेंबर क्यों ना हो, पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। बिकॉज पीएम इलेक्ट होके पीएम नहीं बना है, पीएम इलेक्ट होके तो एमपी ही बना था। उसको पीएम, जैसे क्लास में सारे बच्चे बराबर होते हैं लेकिन कोई एक क्लास मॉनिटर भी होता है, लेकिन जिस दिन टीचर बोल दे कि ये क्लास मॉनिटर नहीं है, उसको उसी दिन क्लास मॉनिटरशिप छोड़नी पड़ती है। समझ गए? यही हाल पार्लियामेंट में होता है। सारे बराबर होते हैं, एमपी ही जाते हैं सारे के सारे, लेकिन उनमें से कोई एक पीएम बनता है, सारे मिलकर डिसाइड करते हैं। और जिस दिन ये लोग डिसाइड करना बंद कर देते हैं कि हमें अब इसे पीएम नहीं रखना, उसी दिन से वो पीएम नहीं रहता। प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, वोटिंग कराई जाती है। अगर जितने लोग पहले सपोर्ट करते थे सब अपना हाथ डाउन कर लेते हैं कि नहीं अब हमें इसमें भरोसा नहीं है, उस इंसान को उसी समय मस्ट रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है? सिंपल है कॉन्सेप्ट, समझ आ गया? यानी कि डिसीजन तो लिया जा रहा है पीएम प्लस उसकी कैबिनेट के द्वारा। तो जब भी कभी बोलोगे तो ऑलवेज से प्राइम मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट, ये मिलके डिसाइड करते हैं, क्योंकि पीएम अकेला डिसीजन नहीं लेता। एक और बात, हमारी कंट्री में जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट लेती है, ठीक है, वो डिसीजन बाउंड होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। यानी वो डिसीजन प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता है। यानी प्रेसिडेंट किसी चीज को डिले कर सकता है। आई एम मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल है, मानना ही पड़ता है। यानी अगर पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ और वो लॉ प्रेसिडेंट तक गया, तो सूनर और लेटर प्रेसिडेंट को वो लॉ पे साइन करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम वो एक बार डिनाई करके रिकंसिडर के लिए भेज सकता है। अगर मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे पास कोई चीज, मंडे यही वाली रिपोर्ट थी जिसमें 27% रिजर्वेशन दे रहे ओबीसी को, ये प्रेसिडेंट के पास आती तो प्रेसिडेंट एक बार मना कर सकता था कि इसको रिकंसिडर करो, लेकिन अगर ये रिपोर्ट दोबारा आ जाती तो मुझे साइन करना ही पड़ता। बिकॉज कैबिनेट की जो भी एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड होती है, उसको माननी ही पड़ती है। अब क्लियर है डिसीजन मैम कौन ये ले तो रहा है? गलत हुआ ना। मैम ऐसे गलत होता या क्यों सही? है शेयर वैसे? गलत या सही समझ गए? गलत हुआ या सही हुआ ये मुझे नहीं पता, ये इंदिरा गांधी ने किया है। ठीक है? ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके ये डाला गया है कि प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड होती है एडवाइस। मैम प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कैसे कर सकते? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोविजन अलग है, वो भी प्रेसिडेंट अकेला नहीं कर सकता। उसके लिए उसको पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट के जो लेजिस्लेचर होते हैं उसकी परमिशन भी चाहिए। तो ये बहुत टफ काम है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑलरेडी लिख कर गए हैं, उनको पहले ही पता था कि कोई अगर मेजोरिटी में आ जाएगा तो क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे, लाइक इंदिरा गांधी, है ना? तो इंदिरा गांधी ने जब इतना सारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा तो उसके बाद एक नया लॉ लाया गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना बहुत मुश्किल कर दिया। समझ गए? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इफ यू वांट टू हियर आई कैन टेल यू। आर यू रेडी? यस मैम। तो हुआ ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया नया बना तो प्रेसिडेंट को बहुत पावर दी गई थी। यानी कि ये बोला गया कि प्रेसिडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी होगा। कोई लॉ प्रेसिडेंट के पास में अगर आया, यानी कोई नियम,
चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे एजुकेशन का हो। कंट्री बिना लॉ के तो नहीं चलेगी ना। तो कोई भी लॉ अगर प्रेसिडेंट के पास आता है, कोई भी नियम, कायदा, कानून, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर दे। तो एब्सोल्यूट पावर किसके पास हुई? प्रेसिडेंट के पास। कोई भी लॉ आया, उसको नहीं पसंद आया, उसने मना कर दिया, नहीं पसंद आया, उसने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन उसकी एडवाइस को रिकंसिडर करना जरूरी है, मतलब, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी का टाइम आया, उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला कि ये इस इंसान को 100 इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाओ। एक आर प्रिवी पर्स का एक बिल था, उन्होंने वो बोला कि पास कराओ। अब आनाकानी करने लगे उस पे प्रेसिडेंट। उस समय थे प्रेसिडेंट कोई, उन्होंने मना कर दिया इंदिरा गांधी की बात मानने से। तो इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया और उसमें लिख दिया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट की एडवाइस होगी वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी। इट विल बी बाउंड ऑन प्रेसिडेंट। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर पार्लियामेंट के पास में थी उस वक्त, और क्योंकि भाई आप प्रेसिडेंट को मना नहीं कर सकते उस वक्त, क्योंकि प्रेसिडेंट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे रखी है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देते हो तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की पावर पार्लियामेंट के पास में है। तो इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1975 में 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया था। ऑलमोस्ट 50% कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया था। उसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने वो बदल दिया और उसके चलते सबसे ज्यादा पावरफुल पोजीशन बन गई प्राइम मिनिस्टर की, जो वो खुद थी। यही रीजन है कि इंडिया में आज सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट किसकी है? प्राइम Prime मोदी मिनिस्टर। सरकार। प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने उसको फर्दर, जब उनकी सरकार 75 में गिर गई, तो जो नई सरकार बनी जनता दल की, उन्होंने उनके किए हुए काफी सारे चेंजेस को रिवर्स कर दिया। लेकिन ये एक ऐसा चेंज था जो सारे ही प्राइम मिनिस्टर को पसंद आया। इसीलिए जो अगले प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने इस बात को नहीं छेड़ा कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पे मान्य होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो भी चाहते होंगे कि मेरी बात भी माने प्रेसिडेंट। तो ये रूल एज इट इज चलते रहा। और आज भी जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या वो चाहेंगे कि अपनी पावर उठा के प्रेसिडेंट को दे दे? क्योंकि अगर उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, प्रेसिडेंट को मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, या कैबिनेट की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, तो उनसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर के बाद से इंडिया में आए हैं, उन्होंने बहुत सारे नियम को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन इस नियम को किसी ने नहीं छुआ, क्योंकि सारे ही प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है कि प्रेसिडेंट उनकी बात हमेशा माने। करेक्ट। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इतना कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने बदलने की कोशिश करी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा फटकार लगाया और उन्होंने लिखा कि देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल गाइड है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसका सुप्रीम चीफ जस्टिस कौन बनेगा, ये अधिकार गवर्नमेंट को डिसाइड करने का नहीं है। एट मैक्स गवर्नमेंट 3 से 4 लोग का नाम दे सकती है कि इसमें बना दो किसी एक को चीफ जस्टिस, लेकिन अल्टीमेटली कौन बनेगा ये केवल सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक चीजें हैं, जैसे आजादी, इक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, है ना, और उसके साथ राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज बेसिक है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता। और इससे रिलेटेड कोई भी कानून अगर इंदिरा गांधी या किसी भी सरकार लेके आएगी, तो अगर उसको प्रेसिडेंट मना नहीं कर सके, तो खुद सुप्रीम कोर्ट उस रूल को मना करके कैंसिल कर देगी। तो आज की डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गई है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब भी कोई भी ऐसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो लेना पड़ा डिसीजन, क्योंकि प्रेसिडेंट की पावर तो छीन ली गई थी उस वक्त, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर छीनने की कोशिश थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फाइनल गाइड है कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनल प्रोटेक्टर, कटप्पा है बाहुबली के लिए सुप्रीम कोर्ट, समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट इज कटप्पा। बाहुबली भले ही मर जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट विल स्टिल बी देयर। तो जब तक, और ये एक बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि फाइनल प्रोटेक्टर, कॉन्स्टिट्यूशन को रक्षा करने वाला है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ के खुद से कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा किया और उन्होंने बोला कि जो भी बेसिक चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिख करके गए हैं वो नहीं बदल सकती पार्लियामेंट। छोटी मोटी चीजें बदलनी है तो बदल दो, यानी जितना डैमेज कर चुके हो वो कर चुके हो, लेकिन आगे कोई डैमेज नहीं करना चाहिए। और यही रीजन है कि 75 से लेकर के अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन एज इट इज मेंटेन्ड है, कभी दोबारा उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की गई है। ठीक है? यस Yes, मैम। sir. Yes. ठीक है, चलो क्लियर है फिर तो सबको। तो अब सब पता ही चल गया होगा
कि सबसे ज्यादा पावरफुल गवर्नमेंट में होता है प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स यानी कैबिनेट। वो कोई डिसीजन लेते हैं, फिर वो डिसीजन पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो लॉ बनाती है, वो डिसीजन जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट उस डिसीजन में उनका सपोर्ट करेगा, एट मैक्स एक और बार रिकंसिडर के लिए भेजेगा, पर मानना ही पड़ेगा सूनर और लेटर बात, ठीक है, और वो बात कंट्री में लगेगी। यानी इन अ वे जो लोग बोल रहे थे कि डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने लिया होगा, उन्होंने गलत नहीं बोला। इट्स जस्ट दैट उनको शायद ये नहीं पता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी बाउंड है विद द कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर जनरली उसके कैबिनेट के साथ ही होता है, क्योंकि बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि किसी प्रधानमंत्री को उसके मंत्री सपोर्ट ना कर रहे हो, हमेशा तारीफ करते घूमते हैं, मोदी जी मोदी सारे ही कर रहे होते हैं ना, आपने देखा ही है। तो प्राइम मिनिस्टर सेम पार्टी का होता है, तो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की जो लीडरशिप है यानी कैबिनेट है, दे टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस जो कंट्री में होने वाले हैं, ठीक है। तो 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया। कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर प्लस उनके मिनिस्टर्स। उन्होंने ये बोला कि ये जो रिकमेंडेशन यानी जो रिकमेंडेशन दी गई है मंडल कमीशन की, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि ये डिसीजन को कि हम इसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। डिसीजन का जो कैबिनेट का जो डिसीजन था वो डीओपीटी को भेजा गया। सीनियर ऑफिसर ऑफ द डीओपीटी है, उन्होंने इस ऑर्डर को, क्योंकि वो कैबिनेट का डिसीजन था तो मानना ही पड़ेगा, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो डिसीजन गया एक मिनिस्ट्री के ऊपर, ठीक है, पोस्ट कर दिया उन्होंने वहां से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से कंसिडर्ड मिनिस्ट्री को, जहां पर वो डिसीजन इम्प्लीमेंट होना था, उस मिनिस्ट्री के पास वो डिसीजन आया, और वो गए और उन्होंने अप्रूवल लिया, साइन किया गवर्नमेंट के बिहाफ पर और मेमो को जारी कर दिया। समझ गए? क्लियर है? यस। लेकिन इसमें पहला पॉइंट समझ नहीं आया होगा, ये एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, जैसे कि शादी किसी भी रिलीजन की हो, फोटोग्राफी हर जगह होती है, करेक्ट, फोटोग्राफी कॉमन है, चाहे इंडियन वेडिंग हो, क्रिश्चियन वेडिंग हो, हर जगह फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग तो होता ही है। तो ये कन्वेंशन नहीं है। बताओ फोटो खींचने क्या जरूरत है शादी में फोटो खींचने का, या बर्थडे में क्यों खींचती हैं? इट्स अ कन्वेंशन। या फिर दिवाली क्यों सेलिब्रेट कर, हमेशा दिए से ही क्यों करते हैं? दिवाली रंग से कलर से क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हो? कभी क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में? मैम लाइट से करते हैं, दिया से नहीं। हाँ लाइट से भी क्यों कर, लाइट बुझा के क्यों नहीं मनाते दिवाली, जला कर ही क्यों? मैम मैम ट्रेडिशन बुझा है देते हैं दिन में। अच्छा मैम, क्योंकि जब अयोध्या में मैम राम जी वापस आए थे तो उनका स्वागत दियो से किया था। अच्छा ठीक है, ओके, मैम क्योंकि ये एक प्रथा है जो स्टार्टिंग पहले से चली ये आ रही करते है। हुआ। कल्चर है ना। यस मैम। उसी तरह जिस तरह सोसाइटी का कल्चर होता है, वैसे ही पार्लियामेंट का भी एक कल्चर है, और वो कल्चर ये है कि जब भी कोई मेजर डिसीजन होता है, कोई नया बिल इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, कोई कमीशन की रिपोर्ट इंट्रोड्यूस हो रही होती है, तो प्रेसिडेंट आते हैं पार्लियामेंट में और वो वहां पे खड़े होकर के स्पीच देते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो ये स्पीच दी है प्रेसिडेंट ने कि गवर्नमेंट का मन है कि हम मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लगाएं, क्योंकि प्रेसिडेंट को कुछ तो पावर देनी पड़ेगी ना। तो इतनी इज्जत प्रेसिडेंट को दी गई है कि वो आए और आकर के बोले कि सो एंड सो, क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट जो डिसीजन लेती है, वो जाके पहले प्रेसिडेंट से बात करते हैं कि सर हम ये करना चाह रहे हैं। तो प्रेसिडेंट आते हैं हाउस में, आकर के सबको बताते हैं पार्लियामेंट में कि ये डिसीजन कैबिनेट लेने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट मना कर सकते हैं, क्योंकि मना करने की पावर प्रेसिडेंट को नहीं है। इज्जत के साथ हाँ कहने की पावर उनको मिला है कि हम बात लेके आएंगे, आप हमारी बात मानना, आना और हमारे पार्लियामेंट में मैम ऐसे। ये तो मैम दादागिरी हो गई। दादागिरी कह सकते हो इन्होंने, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट के पास में एक सीक्रेट पावर है, वो है पॉकेट वीटो। मैम क्या? पॉकेट 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 का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट हाँ या ना करने के अलावा एक और चीज कर सकता है, क्योंकि सबको पता है कि वो एक बार ना कह सकता है, लेकिन अगली बार आया तो हाँ कहना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम कहीं नहीं लिखा हुआ है, और इंडिया में सबको पता है लूप होल कैसे यूज करने हैं। यानी ये टाइम कहीं नहीं लिखा है कि कितने टाइम में हाँ करना पड़ेगा। समझ गए?
तो कभी कभी प्रेसिडेंट उस बिल को रखे ही रहते हैं 2 साल 4 साल 5 साल, उसको बोलते हैं पॉकेट के अंदर रख लिया, ना हाँ करते ना करते, क्योंकि पता है कि अगर हाँ ना करके भेजा तो दोबारा हाँ करना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये एक ही बार यूज हुआ है, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ही यूज हुआ है पॉकेट वीटो। उन्होंने एक बिल लिया था, उस बिल को प्रेसिडेंट ने हाँ भी नहीं किया ना भी नहीं किया, रखे रिसीव ही नहीं किया, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। जब रिसीव ही नहीं करेंगे साइन ही नहीं करना पड़ेगा, समझ गए? लेकिन ये बहुत कम यस यूज ये बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इतनी बार पीछे पड़ जाते हैं पूछने वाले, कब तक आप बोलोगे कि नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। लेकिन करने को ये भी कर सकते हैं। तो एक्सट्रीम सिचुएशन में प्रेसिडेंट कैन टेक एन एक्शन। प्रेसिडेंट खुद इमरजेंसी भी लगा सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी लगा सकते हैं। अगर पार्लियामेंट अचानक से दंगा हो जाए, पार्लियामेंट बंद हो जाए या बिल्डिंग उड़ जाए पार्लियामेंट की, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन कभी हो जाए, तो पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट के पास सारी पावर आ जाती है। प्रेसिडेंट फिर लॉ बनाएगा, प्रेसिडेंट ही सब चीजें करेगा जो पार्लियामेंट कर रहे थे। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, इसलिए प्रेसिडेंट को कभी पावर मिलती नहीं है। लेकिन इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। ऐसा नहीं कि उसके पास कोई पावर मैम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में है। मैम हम्म मैम अगर ऐसा हुआ हो कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही उड़ा दी जाए फिर? सबसे पहले तो गिरेगा सेंसेक्स और हम लोग हो जाएंगे बर्बाद। रुपया इतना गिरेगा कि 1 लाख रुपए हो जाएगा $1 के बराबर। क्योंकि जो इंसान अपने कंट्री का पार्लियामेंट नहीं बचा सकता है, उसकी क्या ही वैल्यू रहेगी। ये तो वही बात हो गई कि अपना घर अगर लुटवा दो तो समाज में कैसी इज्जत हो जाए, समझ रहे हो? तो वही बात हो मैम, जाएगी। पर पार्लियामेंट उड़ेगा क्यों? पार्लियामेंट एक सिंबल है, बेस्टिल क्यों उड़ा था? बेस्टिल में कोई था थोड़ी, कोई था क्या यस मैम। बेस्टिल में? इसीलिए तो सोशल नो साइंस इतना इंटरेस्टिंग है। बेस्टिल उड़ा था सिर्फ दिखाने के लिए कि मैम उड़ा दिया तुम्हारा बेस्टिल। भले ही बेस्टिल केवल ईंटों का बना हो, लेकिन पावर को सिंबलाइज करता था तो फिर ईगो हर्ट हो जाता है ना कि हमारा बेस्टिल कैसे उड़ा दिया, किंग का बेस्टिल उड़ा दिया। वैसे ही पार्लियामेंट में कुछ रखा थोड़ी ना है कि वहां सोने की खदान है, हीरे की खदान है। वहां लोग बैठ के डिस्कस ही तो करते हैं। लेकिन पार्लियामेंट स्टेट की सबसे बड़ी मीटिंग, मतलब कॉम्प्लेक्स है, सबसे बड़ा मैम तो बिल्डिंग है। मैम पार्लियामेंट बिल्डिंग है मैम, पीपल नहीं है। पीपल्स बिल्डिंग है। अगर उसे उड़ा देंगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, है ना? मैम दोबारा भी तो बन सकता है। बन सकता है, लेकिन अगर एक बार उड़ गया तो बेइज्जती तो बहुत हो जाएगी। और इज्जत का ही तो गेम है। इंसान पैसा ही कमा रहा है, अमीर ही बनना चाह रहा है रिस्पेक्ट के लिए। देखी नहीं है पुष्पा, झुकने का मैम नहीं। मैम क्या मैम कह दिया अपन, फायर है फायर। ब्रांड है भाई, पार्लियामेंट इंडियन ब्रांड, समझ गए? मैम ऐसा हो कि मैम प्रेसिडेंट अपनी पावर इंक्रीज करने के लिए पार्लियामेंट उड़ा दे फिर? प्रेसिडेंट क्यों उड़ाएगा पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट के पास पहले तो पार्लियामेंट को उड़ाने से कोई पावर नहीं इंक्रीज होगी। लोग पार्लियामेंट में बैठे थोड़ी ना है। कॉन्स्टिट्यूशन तो सदियों से चलते चला रहा, सबको पता है। केवल एक ही तरीका है कंट्री में चेंज लाने का कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दें, और वो बदलना अब आसान नहीं है, कंसीडरिंग कि सुप्रीम कोर्ट अब खड़ा है बीच में। उसने बहुत कुछ सीख लिया है इंदिरा गांधी के इवेंट के बाद से। तो इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट कुछ करने नहीं देता। छोटा मोटा बिल पास करना है तो करो, कोई बड़ा बिल आएगा और उनको लगेगा कि ये ठीक नहीं है तो वो तुरंत उसको वॉइड एंड नल डिक्लेयर कर देते हैं कि नहीं नहीं चलेगा ये इस कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल कल को, अभी तो मोदी जी की गवर्नमेंट है, कल को मोदी जी जाकर के ये बोले कि हम ओबीसी का और जाट का आरक्षण हटा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तुरंत आएगा बीच में, बोलेगा नहीं, दिस इज नॉट वैलिड, यू कैन नॉट डू इट। आधा काम तो सुप्रीम कोर्ट ही आसान कर देता है। जैसे दिवाली में क्रैकर्स हैं, उनको सबको पता है पटाखों की फैक्ट्री से बहुत टैक्स आता है, बहुत पैसा बचता है इन लोगों का। ये सारे के सारे नहीं बंद कर रहे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट को आई गुस्सा, उसने पटाखे ही बैन कर दिए, नहीं चलेंगे अब पटाखे इस कंट्री में। तो बहुत बार सुप्रीम कोर्ट भी लॉ बना देता है जब उसको लगता है कि पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है, निकम्मों की फौज खड़ी है, तो वो बोलते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होते सुप्रीम कोर्ट फिर फटकार लगाता है। अभी बिल्डिंग, कितने सारे बिल्डर्स हैं जिनके फ्लैट नहीं मिल रहे थे, है ना? बहुत सारे बिल्डर्स लोगों से पैसा ले रहे थे लेकिन फ्लैट नहीं दे रहे थे पोजेशन में। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रेरा का रूल बना दिया, उन्होंने फाइन लगा दिया सारे बिल्डर्स के ऊपर कि अब अगर तुम फ्लैट टाइम पे नहीं दोगे तो फाइन देना पड़ेगा। बेसिकली ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं, लेकिन ये काम किसने किए? सुप्रीम कोर्ट ने किए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर गवर्नमेंट सही टाइम पे एक्शन नहीं लेगी तो पहले तो वो फटकार लगाते हैं गवर्नमेंट को, तुम लोग कुछ काम नहीं करते, और फिर वो काम को वो जुडिशरी के नाम से ऑर्डर इशू कर देते हैं, तो वो करना ही पड़ता है।
तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट अब पावर ज्यादा गवर्नमेंट के सर के ऊपर बैठा हुआ है कि अब अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस चीज को, जी मैम, सुप्रीम कोर्ट किंग है। आप सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल किंग है कंट्री में, पार्लियामेंट से ऊपर। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, सॉवरेन का मतलब प्रभु सत्ता, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, समझ